इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का, और आज का सवाल तो यही है कि दिल्ली फिल्मिस्तान में हुए अग्निकांड को हादसा नहीं नरसंहार क्यों न कहें। दिल्ली में आज सुबह सुबह आग का कहर ऐसा बरपा कि चीखें शोलों में तब्दील हो गई और इन शोलों ने 43 जिंदगियों को लील लिया। पिछले 22 साल में यह दिल्ली की सबसे भीषण आग रही, जिसने मौत का नंगा नाच दिखाया, जिसमें मातम, लापरवाही, मुआवजा और मरहम जैसे शब्द छोटे पड़ते नजर आए। अग्निकांड के बाद हर कोई मौके पर और अस्पतालों में अपनों की खोज खबर लेता दिखा और उनकी डबडबाई आंखों में छलक रहा दर्द सिर्फ यही बयां करता नजर आया कि ये तो नरसंहार जैसा। आज दिल्ली रो रही है, पूछ रही है कब तक ऐसे अग्निकांडों से वो दहलती रहेगी। कब तक उसके बाशिंदे मौत के आगोश में जाते रहेंगे। दिल्ली में मौत की आग दर्जनों जिंदगियों को निगल चुकी है। जब पूरी दिल्ली चैन की नींद सो रही थी या उठने की तैयारी में थी, तो दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में लोगों को लपटें निगल रही थी। जैसे मतलब सुना हमने सोते से, तो हमने देखा मतलब यहाँ पर मतलब रोल चोल सी हो रही है। क्या हुआ है कि वो तार टच होके मतलब आग लग गई है दूसरी मंजिल पर। बताया जा रहा है कि दिल्ली की जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी वो 600 वर्ग फीट एरिया में बनी थी और इस इमारत में एक फैक्ट्री भी चल रही थी, जिसमें स्कूल बैग्स और बॉटल्स जैसी चीजें स्टोर थीं। मगर एक शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी ने ऐसी तबाही मचाई कि अंजाम सबके सामने है। सब पैकिंग मटेरियल पैकिंग होता था, खिलौना, शीशा, आप लोग फिर गत्ते का काम, सब ये उन्होंने यूनिट बना के रेंट पे दे रखे थे। एक एक रूम में कई कई लड़के रहते थे। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये तो बैक साइड है, यहाँ से तो सिर्फ ये थोड़ा सा ट्रेलर है। जो खौफनाक मंजर था वो तो फ्रंट साइड से ही था। दिल्ली की आग दर्जनों परिवारों को एक साथ उम्र भर का जख्म दे गई है, पीछे छोड़ गई है तो कई सवाल, जैसे रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे चल रही थी? फैक्ट्री को क्या फायर डिपार्टमेंट की मंजूरी थी? क्या इमारत के मालिक ने एमसीडी से मंजूरी ली थी? इमारत में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? सकरे इलाके में फैक्ट्री को किस विभाग ने मंजूरी दी? इमारत के नजदीक से बिजली के तार कैसे जा रहे थे? इतनी बड़ी तादाद में बैग्स और बोतल्स कैसे स्टोर थे? दिल्ली का एक इलाका फिर आतंक की आग से दहला, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठा गया, जैसे दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं? क्योंकि आज फिल्मिस्तान इलाके में आग लगी है, कल कहीं और लगने का खतरा मंडरा रहा है। ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये गंभीर मामला है। हम इस पूरी व्यवस्था को देखना चाहते हैं कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। और सरकार ने अभी तक दिल्ली में जितनी आगजनी की घटनाएं हो रही है लगातार एक के बाद एक हुई है, और स्थिति है कि फायर ब्रिगेड के मामले में कितनी बार सदन में भी मामला उठाया गया, चर्चा तक नहीं होने दी गई। दिल्ली में इस भीषण हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अवैध उद्योग धंधे या कारखानों पर नजर रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कारखाने के मालिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? ये ऐसी चीज कभी होनी नहीं चाहिए, और हमारे इतिहास में जो उपहार की फायर ट्रेजेडी हुई है उसके बाद ये हुए, और हमें ये कदम लेने पड़ेंगे जो भी रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। पुलिस तो सवालों में है ही, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी घेरे में है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अवैध काम पर निगाह रखने में उसकी कम जिम्मेदारी नहीं है, और इसी विभाग के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? हादसे के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिवार वालों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं पीड़ितों को मरहम लगाने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी पहुंचे और उन्होंने परिवारों को 5-5 लाख रुपए मदद की घोषणा की।
जो भी दोषी होंगे उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और जो लोगों की डेथ हुई है उनको सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हैं उनका सरकार सारा इलाज करवाएगी। जो कैजुअलिटी हुई है हम उस परिवारों के साथ खड़े हैं और उन परिवारों को हम पार्टी के तरफ से भी 5-5 लाख रुपए की सहायता त्वरित करेंगे और घायलों को 25-25 हजार रुपए की देंगे पार्टी के तरफ से। दिल्ली में रविवार को लगी आग ने 1997 के उपहार सिनेमा कांड की याद दिला दी, जिसमें 59 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में सो गए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तब भी यही सवाल उठे थे। कोर्ट कचहरी हुई थी, मगर हद तो ये है कि न तो हमने उस हादसे से कुछ सीखा और न ही प्रशासन ने। तभी तो दिल्ली को आज फिर जख्म मिला है और दिल्ली बेलख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे दिल्ली का ये पहला हादसा नहीं है। इस साल इस हादसे को छोड़ दिया जाए तो 2 हादसे और हो चुके हैं, फरवरी और अगस्त में, और करीब 20 लोगों की जान उन अग्निकांड में जा चुकी है। पिछले 4 सालों में करीब 1143 लोग दिल्ली में आग की वजह से मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आज के डिबेट की शुरुआत करें और मेहमानों का परिचय करवाएं। हमारे साथ प्रवीण शंकर कपूर अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कुलदीप लोग आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़ेंगे। संजीव कौशिक हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर.के. तेवतिया हैं फायर सेफ्टी एक्सपर्ट के तौर पर, और उनसे कुछ अहम सवाल होंगे इस पूरे घटनाक्रम, इस कांड अग्निकांड को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार पहले अपने सहयोगियों का रुख कर लूं। सुमित दुबे हमारे साथ घटनास्थल से मौजूद है, नरेश बिस्वानी जो कि एलएनजेपी अस्पताल पर मौजूद है लगातार, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सुमित, सबसे पहले आपके पास 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, चीखें वहां पर थम चुकी होंगी, शांत हो चुकी होंगी, लेकिन एक बार तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं और करारा तमाचा मारती है दिल्ली की पूरी व्यवस्था पर। जी हाँ, बिल्कुल 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है राजीव। 43 लोग मौत के काल के गाल में समा चुके हैं। एक ऐसी जिंदगी जो उन्हें जीनी चाहिए थी, जो जिस जिंदगी को जीने के लिए वो सुबह उठ सकते थे, लेकिन आग की चपेट में आकर जलकर या दम घुटकर उनकी मौत हो गई। यहाँ पर हम मौजूद हैं फिल्मिस्तान में, ठीक उस गली के सामने जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी। यहाँ मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरीके से इस गली के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है पुलिस ने। पुलिस भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। लोग आ जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं उस जगह को जहाँ ये पूरा हादसा हुआ है। उस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है राजीव। यहाँ पर पुलिस की पूरी जांच हो चुकी है, पुलिस के जो अधिकारी आए थे वो जा चुके हैं। प्रिकॉशन के तहत यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है, क्योंकि लोग आ रहे हैं। आपके पीछे जो तस्वीरें आपने दिखाई, काफी अंधेरा है और जाहिर सी बात है उस अंधेरे में वो तस्वीर साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रही है। और कुछ इसी तरीके का अंधेरा अब से 12 घंटे पहले रहा होगा उस कमरे में, जिसमें कई सारे लोग, करीब 100-150 लोग सो रहे थे और आग लग गई और निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, सीढ़ियां। उन सीढ़ियों पर आग लगी हुई थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बाहर से कैसे निकले। तो जाहिर सी बात है इस अंधेरे का दर्द हमें एहसास हो रहा है, पूरी दिल्ली और इस देश को समझ में आ रहा है। मैं चाहूंगा फटाफट जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे आप एक-एक प्रतिक्रिया ले लीजिए कि आखिरकार इसका मुजरिम वो किसे मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं। ये जो पूरी घटना हुई, किसको आप मानते हैं इस पूरे मामले का दोषी? दोषी हम समझते हैं यहाँ पे जो काम करवाता है उसको दोषी समझते हैं हम, क्योंकि जो है जो सुरक्षा नहीं देते पब्लिक को। जो यहाँ पे बंदा काम कर रहा है आपके पास, कम से कम ये कहो तो कि भाई जब आग लगा तो उसको भागना भी तो नहीं चाहिए ना, वो गायब है यहाँ से। और भी कुछ लोग हैं राजीव हमारे साथ, वो बात करना चाहते हैं। क्या सरकार को आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं। ये करप्शन है। केजरीवाल साहब आए थे ये करप्शन खत्म करने के लिए। ये करप्शन खत्म नहीं हुआ है और करप्शन बढ़ चुकी है। ये करप्शन बिजली डिपार्टमेंट, FIR डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड के यहाँ से सिर्फ ज्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर के दायरे में। उसको 1 घंटे लग गए फायर ब्रिगेड को यहाँ तक आने में।
खैर ये तो एक अलग बात है कि फायर ब्रिगेड की तरफ से पतली गलियों की भी बात कही गई पहुंचने में, लेकिन एक बात बताइए कि इतनी पतली गली के भीतर एक जो घर है उसके भीतर एक फैक्ट्री चल रही थी, इतने लोग सो रहे थे, 1000 इतनी फैक्ट्रीज चल रही है, तो क्या ये बाकी जो अधिकारी है या सरकारी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती इस पर चेक रखने? और ये आज की बात नहीं है, कई 6 महीने पहले भी ये इसमें हुआ था, इन्वॉल्व हुई थी, यहाँ पे आग लगी थी, अभी 2 दिन पहले एक बार और अभी आग लगी है यहाँ पे। ये आए दिन यहाँ आग लगती है, प्रशासन सरकार करप्शन इसको खत्म नहीं करती है। सरकार आए अपने आप फिर इसको मार्केट में देखे, वैल्यू देखे, यहाँ पे इसमें जो सील लगा रहे हैं, इसके अलावा भी और भी लोग हैं और भी फैक्ट्री चल रही है, उसमें आके करप्शन को खत्म करके सील करें इस सबको। जी बिल्कुल राकेश, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोगों में ये गुस्सा भी है और उनका कहना है, क्योंकि ये सभी लोग जानते थे कि यहाँ किस तरीके से फैक्ट्रीज चल रही हैं। बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी यहाँ आग लगी थी, शायद ये सब सारा प्रशासन और सारा अमला राकेश यहाँ एक बड़ा हादसा होने का शायद जैसे इंतजार कर रहा था। ठीक है, एक आखिरी सवाल और सुमित आपसे, आप हालांकि हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम लोगों तक बार बार आएंगे, और नरेश के पास भी मैं रुक कर लेता हूं। सुमित, जहां पर आप मौजूद हैं ये मुख्य सड़क के पास है, यहां से जिस इमारत में आग लगी अंदाजा वो दूरी कितनी होगी? जी यहाँ से मुख्य सड़क से ये जो मुहाना है इस गली का, इसके भीतर करीब 100 मीटर के आसपास वो 50 से 100 मीटर के बीच में वो बिल्डिंग है जहाँ पर वो आग लगी। 50 मीटर के आसपास यहाँ है जहाँ पर वो आग लगी थी। अभी पूरा सन्नाटा है उस गली में, अंधेरा है, सील कर दिया है। ठीक है सुमित, यही जानकारी मुझे चाहिए थी, क्योंकि जब मैं तेवतिया जी का रुख करूंगा तो उनसे इसी आधार पर सवाल करूंगा। नरेश बिस्वानी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, आप एलएनजेपी अस्पताल पर लगातार मौजूद हैं, वहां भी लोग पहुंचे हैं, जो परिजन है वो पहुंचे हैं, दर्द और चीखों को आपने वहां पर सुना है, क्या कुछ देखा आपने, लोगों से बातचीत की, क्या लोग कह रहे थे, और अगर कोई परिजन आपके साथ हो तो उनसे बात भी कर लीजिएगा। बिल्कुल, मैं सारी कोशिश करूंगा उनसे बात करने की भी, लेकिन राकेश अब से कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन यहाँ से निकल करके गए हैं अभी, और जब वो मीडिया से बात कर रहे थे उसके ठीक बाद जो परिजन यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने तमाम सवाल पूछने की कोशिश की डॉक्टर हर्षवर्धन से। उनसे कहा कि हमारे जो परिजन हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा, उनके लिए आखिर क्या करेंगे। इसके अलावा सरकार से ये भी उन्होंने पूछने की कोशिश की कि आखिरकार हम लोगों की मदद केंद्र सरकार किस तरीके से करेगा। इस बात का जवाब नहीं दिया, गाड़ी में बैठ करके डॉक्टर साहब चले गए यहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं परेशान है परिजन, अस्पताल के अंदर सुबह से चक्कर काट रहे हैं। कई सारे ऐसे परिजन भी हैं जिनको अभी तक नहीं पता चला कि उनके घर का वो शख्स जो उस बिल्डिंग में मौजूद था वो आखिरकार कहाँ है। यहाँ पर कुछ परिजन इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर हाँ, आप बताएं सर क्या। सर मैं ये सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो बिहार के लोग हैं, जो मेरा भाई है जिसकी वो होशनारत हो चुकी है, सुबह 9 बजे देंगे वो बता रहे हैं डॉक्टर, लेकिन उनको भेजने का भी तो कोई इंतजाम हो। सरकार इस चीज पे तो कोई बात ही नहीं कर रही है, बस आ रहे हैं, शकल दिखा के जा रहे हैं ये लोग तो। लेकिन सरकार की तरफ से तो हमसे कहा गया है कि उनके भेजने के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। तो क्या 1 हफ्ते के बाद बताएंगे क्या ये? जब तक तो आज मेरी बात है, कल बता रहे कि पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद तमाम लोगों से संपर्क में दूसरे जिले के प्रशासन से भी वो करेंगे अरेंजमेंट। क्या आपको पता है ये बात? तो सर मेरा भाई है, मुझे भी दुख है, मैं अगर देखना चाह रहा हूँ तो गेट बंद है, देखने भी नहीं दिया जा रहा है। सर मैं किसको बताऊँ अपनी परेशानी? अब मेरा भाई अंदर है, मैं उसको कैसे लेके जाऊं? मुझे कोई बताने को तैयार नहीं है कि लाश कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, मैं कब बिहार लेके जाऊंगा। 1100 किलोमीटर है। अगर सरकार की तरफ से कोई योजना है तो बताएं मुझे कि मैं एम्बुलेंस वाले से बात करी तो कह कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, अभी प्रशासन की तरफ से मतलब कोई ऐसी सुविधा आपको देने की बात नहीं है? कोई नहीं है। आप बताएं सर। आप मेरा भी रिश्तेदारी है, मेरा छोटा भाई है, हमारे भाई का साला है सर। वही मैं वहाँ से गया, यहीं से मुझे मालूम चला कि भाई उसका लिस्ट में नाम तो है। ठीक है, सारी लिस्टें वगैरह एड्रेस दिया। नरेश चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। सुमित दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप दोनों थोड़ी देर तो हमारे साथ बने रहिए। मैं गुजारिश करूंगा तेवतिया जी, मैं आपके पास आता हूं। ये तो लापरवाही की बातचीत हुई, लेकिन जो गली आपने देखा होगा और जिस तरीके से जो हमारे सहयोगी सुमित वहां पर मौजूद है, 100 से 150 मीटर अंदर है मुख्य सड़क से, और वो इतनी गली सक्रिय है कि वहां पर ठीक से गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती हैं। ऐसी जगहों पर फैक्ट्री आखिरकार कैसे ऑपरेट कर रही थी? देखिए, ये रिहायशी इलाकों में दिल्ली में बहुत पहले से व्यावसायिक गतिविधियां होती रही हैं, और ये तो स्थानीय प्रशासन का काम है देखना कि ऐसी जगहों पे खास तौर पे ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण या इस तरह की चीजें ना हो। तो ये तो स्थानीय प्रशासन का काम है देखना, ये होना नहीं चाहिए। आपसे मैं एक्सपर्ट के तौर पर यह जानना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी किसकी तय होती है, कहां जाकर आखिरकार तय किया जाए कि
इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, इसका दोषी कौन है? निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन, जो वहाँ के एमसीडी के लोग हैं, जिनका काम है देखना कि भाई ये रिहायशी इलाका है और यहाँ ये इस तरह का खतरनाक ऐसे रसायनों का भंडारण जो ज्वलनशील है उनका ना हो, या कोई ऐसे काम ना हो। जिस बिल्डिंग में अभी आग लगी है आपने देखा होगा कि उसमें जो आग से मौत का कारण है वो ये है कि वो लोग वहां से निकल नहीं पाए। सिर्फ एक सीढ़ी थी निकलने का जो रास्ता था, उस सीढ़ी के रास्ते पर आग लगी हुई थी। लोगों को समझ में नहीं आया कि वहां से निकले कैसे। देखिए, जितने भी आग के केस होते हैं, ज्यादातर आपने कहीं भी देखा होगा, जितनी मौत होती है वो इस वजह से होती है कि लोग निकल ही नहीं पाते हैं। तो ज्यादातर बिल्डिंग्स में सब हमारी प्राथमिकता जो है वो जीवन की सुरक्षा है। अग्नि के केस में तो हमें हमेशा होना चाहिए, हर बिल्डिंग में प्रावधान होना चाहिए कि आग तो कहीं भी लग सकती है। आग लगे तो आदमी वहां उसमें जो रहने वाले लोग हैं, जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर निकल जाएं। ठीक है। 2 से 3 मिनट का टाइम होता है बाहर निकलने का। आग बहुत तेज फैलती है, तो इतनी अगर आप फंस गए तो धुआं रास्तों में आपको रोक लेगा, सीढ़ियों में धुआं भर जाएगा और आप उसमें फिर घुसेंगे नहीं। तो ये जो चीज है, सबसे पहले आग हर बिल्डिंग से निकलने के रास्ते होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि जो रास्ता था, जो लोकेशन थी उस बिल्डिंग की, वहां पर दमकल कर्मियों का पहुंचना मुश्किल था। अनाज मंडी का ये इलाका बेहद सकरा है, जिसका जिक्र कर रहे थे तेवतिया जी कि वहां पर फैक्ट्रियों को ऑपरेट नहीं करने देना चाहिए। और जाहिर सी बात है, ये प्रथम दृष्टया जो जिम्मेदारी बनती है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। लेकिन संजीव कौशिक जी, क्या हम कभी सबक लेने की स्थिति में होंगे? इस साल का ये तीसरा बड़ा हादसा है और आखिरकार कहीं तो जाकर जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना। पांडे जी, गौर से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझ में आएंगी। आपने देखा होगा कि पहली बात की रास्ते बहुत संकरे थे, या फिर उस तरह के रिहायशी इलाके में जब कभी भी आदेश दिया जाता है, कैसे ये सोचने वाली बात है कि कमर्शियल वहां कनेक्शन कैसे दिए गए। कमर्शियल कनेक्शन यदि दिए गए तो फिर उसमें काम करने वाले जो लोग थे, आपने देखा होगा कि दरवाजे पे ताले बंद थे, वो रात में काम करते थे और सुबह तक दरवाजे में ताले बंद कर दिए जाते थे, रात में उसी में वो सो जाते थे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है और राज्य सरकार के लोग कह रहे हैं कि एमसीडी जिम्मेवार है। तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और चंद रुपए वो बांट करके फिर जनता को लुभाने की कोशिश करी जा रही है। मैंने देखा है, मैं गया था उस जगह पे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये तकरीबन 50 लोगों की जो जान गई है उसके जिम्मेवार है कौन? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में, जहां इस तरह की राजनीति चल रही हो। एक चीज और मैं बता दूं कि उसमें से ज्यादातर नौजवान बिहार के हैं, जो लोग 17 से 25 साल के आसपास में हैं, जो लोग वहां से आते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। वहां पे बैग बनाए जा रहे थे, वो प्लास्टिक का बैग होता है, काफी ज्वलनशील होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन संजीव कौशिक जी, लोग कहीं के हो, वो हिंदुस्तानी है और सबकी जान की कीमत एक ही जैसी होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स और लोकेशन। चलिए, मैं सीधे तौर पर, चूंकि अब हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रवीण जी भी जुड़ चुके हैं और कुलदीप लोग जी। कुलदीप, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्योंकि फिलहाल दिल्ली के कर्ता धर्ता तो आप ही लोग हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदारी लेगी या नहीं लेगी, पहली बात तो ये कि हम वो परिवार जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जिनकी मौतें हुई हैं, उनकी संवेदना व्यक्त करते हैं कि उस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दूसरी बात ये कि जिम्मेदारी कैसे तय होगी, हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी बैठकर। हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि अगर किसी रिहायशी इलाके में 5 मंजिला मकान बनकर 600 गज की बिल्डिंग में अगर कोई कारोबार चल रहा है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, तो पहली बात तो ये कि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग, 600 गज की बिल्डिंग, वहां कैसे 5 मंजिला इमारत बन गई? क्या उसका नक्शा पास एमसीडी से हुआ था या नहीं हुआ था? जो ग्राउंड लेवल की एजेंसीज हैं, क्या उससे उसका नक्शा पास हुआ था? दूसरी बात यह कि एमसीडी का पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा एक अमला है, चाहे वो फैक्ट्री लाइसेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे उसके डीसीज हो, एसीज हो, चाहे फैक्ट्री लाइसेंस इंस्पेक्टर हो, जो एरिया एरिया घूमते हैं, जगह जगह जाके फैक्ट्री को चेक करते हैं, क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो हमें ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने कैसे पास कर ली? बिना नक्शे के वो चल रही थी या नक्शे की बिना चल रही थी? तो दिल्ली में एक भी छोटा सा मकान अगर कोई घर में आज जमाने में कोई बनाता है, उसका मकान बिना एमसीडी की परमिशन के नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है और एमसीडी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और एमसीडी के साथ साथ एमसीडी में जो शासित भारतीय जनता पार्टी है, जो 15 सालों से आज फिर राजनीति कर, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था कुलदीप लोग, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि आप आरोप लगाते कि पहले सवाल में मैंने इंटरप्ट कर दिया। मैं इंतजार कर रहा था कि कब आप बीजेपी का नाम
में फिर मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, ठीक है। हर दिन नए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर दिन सवालों का सिलसिला। क्या कभी आपने एमसीडी को इस मुद्दे पर घेरकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि यहां पर साहब ये बिना रूल के अवैध फैक्ट्री चल रही है, कल को आग लग जाए, इसमें भीषण हादसा हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है, फिर तो आप आज ये बात कहते तो मैं समझ लेता आपकी इस बात को। देखिए, पहली बात यह कि आपने कहा हमने घेर के बात किया नहीं की, लगातार हम इस पर आवाज उठाते रहे हैं कि एमसीडी जो है, जो मकानों के जो नक्शे पास कर रहे हैं, जो अवैध निर्माण, जो मैंने सवाल किया नहीं, पर्टिकुलरली आज पर स्टिक करिए। क्या आपने कभी कहा कि इन इलाकों में इतनी अवैध फैक्ट्रियां रिहायशी इलाकों में चल रही हैं, इनमें कोई हादसा हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है? क्या आपने कभी इस पर इससे पहले आवाज उठाई? देखिए, मैं डिपार्टमेंट जो भी दिल्ली गवर्नमेंट का है, नहीं, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, फिर तो मैं एमसीडी में बिल्कुल तो मैं आपके बीजेपी पर मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब देता हूं के साथ मेरा भी मैं जवाब दे देता हूं कि एमसीडी के अंदर हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं और ऑपोजिशन में बैठ के हमेशा आम आदमी पार्टी के पार्षद इस आवाज को उठाते रहते हैं कि आप दिल्ली की एमसीडी को बर्बाद होने से बचाएं। कुलदीप लोग, मैं आगे रुक करूं, एक तस्वीर मैं चाहूंगा कि पीसीआर से वो लोग प्ले करें। ऑटो में किस तरीके से लोगों को लाद कर ले जाया जा रहा था, ये विजुअल लगा हुआ है, मैं चाहूंगा कि पीसीआर उसे प्ले करे और एक बार फुल स्क्रीन पर कुलदीप लोब जी को दिखा दे। अगर संभव हो तो फुल स्क्रीन पर उस तस्वीर को दिखा दे। और कुलदीप लोब जी, इस तस्वीर को दिखाकर आपको मालूम है मैं आपसे क्या सवाल पूछने वाला हूं? पूछिए। 21 सितंबर 2019, अगर मैं तारीख ठीक हूं, 21 सितंबर 2019 को बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस लॉन्च हुई थी, आपकी सरकार ने लॉन्च किया था। वहां पर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस एक भी नहीं दिखी सर, ऑटो में भरकर लोगों को लेकर जाना पड़ा। राकेश जी, बिल्कुल जवाब देता हूं आपकी बात का। हमने 100 देख लीजिए तस्वीर, किस तरीके से ऑटो में भरकर ले जाया जा रहा है। गलियां है, इसलिए वहां ऑटो गया है। अरे क्या जवाब देता हूं मैं, जवाब ऐसी सकरी गली, ऐसी सकरी गली में जवाब मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, पहले मैं ऑटो जा सकता है। मैं जवाब तो दे दूंगा आपको, मोटरसाइकिल क्यों नहीं जा सकती, जवाब देता हूं पहले आपको। पहली बात, हमने देखिए सर, अरे सर सामने देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, बड़ी सी वैन जा रही है, यहां पर आप बात कर रहे हैं आपकी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। आपने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की बात की, इसलिए मैंने बात की, मैं जवाब देता हूं आपको। दिल्ली में 100 मोटरसाइकिल हमने लॉन्च की थी पायलट प्रोजेक्ट में, और वो केवल इस दिल्ली के एरिया में की गई है, वो उस एरिया में भी लॉन्च की ही नहीं गई है जहां पर अब आप बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल एम्बुलेंस को ले जाने की। इस दिल्ली से इस दिल्ली में पहुंचने में कितना समय लगता है सर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस को? देखिए, मैंने आपको जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी सिचुएशन में सुबह का समय था ना, 5:20 पर, मुझे जहां तक ध्यान है 5:20 पर पहली सूचना एम्बुलेंस को मिली थी। क्या उस समय यह मोबिलाइज नहीं किया जा सकता था? या आप लोगों ने मानकर बैठा था कि जो हो जाए हम तो एमसीडी पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे साहब? राकेश जी, यहां पल्ला झाड़ने वाली तो बात ही नहीं है, आपने जिम्मेदारी तय करने की बात की, इसलिए मैंने कहा कि जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, हमें हर एजेंसी की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हमें ये तय करना जिम्मेदारी मत तय करिएगा सर, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी तय मत करिएगा, कांग्रेस से जिम्मेदारी तय करवा लीजिए, बीजेपी से जिम्मेदारी तय करवा लीजिए, दूसरे संगठनों से जिम्मेदारी तय करवा लीजिए, लेकिन आप सरकार की जिम्मेदारी क्या है ये मत तय करिएगा। राकेश जी, इसकी जिम्मेदारी उसको तय तो करनी पड़ेगी ना, अगर किसी जिम्मेदारी है ठीक है, उसको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस भेजना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। सुमित दिल्ली सरकार में कई बार वो कवर भी करते रहे अलग अलग मसलों पर। सुमित, आपने सुना होगा मोटरसाइकिल एम्बुलेंस 21 सितंबर 2019 को लॉन्च हुई थी, लेकिन इनको लगता है कि मोबिलाइज करना शायद आसान नहीं था, वहां पर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस को नहीं भेजा जा सकता था। चलिए सुमित का हम रुख करेंगे, प्रमित शंकर कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से। प्रमित जी, एक बात बताइए, एमसीडी तो आप लोगों के पास है ना, क्या ये तय पहले नहीं किया जा सकता था कि अवैध फैक्ट्री कैसे चल रही है, कैसे वहां पर बच्चे भी काम कर रहे थे? जिम्मेदारी लेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जिम्मेदारी से भागने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं यहां इस डिबेट में किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं आया हूं। एक बिल्कुल बहुत संवेदनशील नागरिक की तरह, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह मैं ये स्वीकार करता हूं कि कोताही एमसीडी के लेवल पर भी रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मेरे भाई कुलदीप ने बहुत सारी बातें बोली, मैं उसमें एक दो बात ऐड करूंगा, और राकेश जी आपसे चाहूंगा कि आप उस बात को अगर ठीक समझे तो आगे उठाइएगा। ठीक है, थोड़ी सी एक ब्रेक की मजबूरी है, आप अपनी बात पूरी करिएगा, एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर आपसे मैं शुरुआत करूंगा अगले हिस्से की। चलिए आगे बढ़ते, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे प्रमित शंकर कपूर जी अपनी बात पूरी करिए, और इस जिम्मेदारी के साथ कि देश में अधिकतर जगहों पर और केंद्र में आपका शासन है और दिल्ली में काफी दखल है केंद्र का। निसंदेह मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इसे ब्लेम गेम की तरह लेंगे तो ब्लेम गेम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर नगर निगम दोषी है तो दिल्ली सरकार का लेबर डिपार्टमेंट भी दोषी है,
फायर डिपार्टमेंट भी दोषी है, उसने क्यों नहीं समय समय पे होने वाले सर्वे में ऐसी चीजें नहीं देखी। मगर क्योंकि ये तो सारी दिल्ली में फैली हुई चीज है, इसलिए किसी एक को दोष देना कोई बहुत उचित काम नहीं होगा। मगर मेरा इसमें एक चीज कहनी जरूर है कि राकेश जी, दिल्ली में एक संस्था है डीडीए। आज अगर कोई एक संस्था, अगर हमें किसी एक संस्था पे आरोप लगाना है तो वो डीडीए है, जिसने आजादी से लेके और आज तक, अपनी स्थापना से और आज तक सस्ती जरूरी चीजें, जमीन उपलब्ध कराने पे ध्यान नहीं दिया। कभी भी डीडीए ने इस वास्तविकता, डीडीए ने मास्टर प्लान, यहां दो लोग एक्सपर्ट भी बैठे हैं, डीडीए हर वक्त हर 10 साल बाद मास्टर प्लान लाता है, जोनल प्लान्स लाता है, नए से नए इलाके को कमर्शियल। आपकी जानकारी में डालूं कि आप बार बार सुबह से सब चैनल कह रहे हैं कि ये रिहायशी इलाका है। ये रिहायशी इलाका होते हुए भी डीडीए ने जो मास्टर प्लान में है, इसको मिक्स्ड लैंड यूज घोषित किया हुआ है, यानी कि यहां से फैक्ट्री और कमर्शियल एक्टिविटी चल सकती थी। तो इसलिए आज की डिबेट के बाद मैं ये मानता हूं, एक नागरिक के नाते, पुरानी दिल्ली के नागरिक के नाते, कि ये तय होना चाहिए कि क्या डीडीए ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, और डीडीए पे ये जिम्मेदारी जानी चाहिए कि आपको सस्ती जमीनें लोगों को उपलब्ध कराएं। प्रवीण जी, एक सवाल इसमें यह है कि मैं पहले तो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की बातचीत कर रहा था, आपने उसको सॉल्यूशन की ओर मोड़कर बड़ी आसानी से अपने सवाल का जवाब देने से बच गए। क्या डीडीए पर केंद्र सरकार शिकंजा नहीं कर सकता था? मैं एक आम नागरिक के तौर पर यह सवाल पूछ रहा हूं, इसमें कोई पत्रकार का सवाल नहीं है। क्या उस पर शिकंजा नहीं कर सकता था? अगर डीडीए बात नहीं मान रहा था तो क्या इसको लेकर क्या और फ्रंट नहीं थे? दूसरी बात है, जो डिपार्टमेंट आपके अंदर है, एमसीडी पर आपका सालों से कब्जा है, क्या उसने सही तरीके से काम नहीं किया? सर, किसी पर उंगली उठाने से पहले ये देखें कि 4 उंगलियां आपकी ओर भी हैं। मैं तो मान रहा हूं, मैं तो मान लिए तो मैंने आज एक बार भी नहीं कहा। मान लिए तो 43 लोग जो मौत की नींद में सो गए हैं, उनके परिवार आज चीख कर रो रहे थे, उन चीखों का जवाब मिल गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। या सांत्वना मान ले कि साहब आपने अपनी गलती मान ली, माफी मांग लिया। नहीं, मैंने माफी नहीं मांगी, मैंने तो ये कहा है कि जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेदारी निश्चित नहीं, बस तो आपकी जिम्मेदारी पहले फिक्स करिए ना सर, खुद की। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, एमसीडी की जिम्मेदारी है। जो लोग इस पर पैरामीटर पर खड़े नहीं उतरे, उन पर कार्रवाई होगी क्या? मैं ये कहता हूं राकेश जी, जिम्मेदारी हमारी भी है, हम उसे स्वीकार करते हैं, मगर साथ में इस पर ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहां से आगे ईमानदारी, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है ना, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है, ये भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप भी अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। बोलिए लोग जी, कुलदीप जी। राकेश जी, पहली बात तो जो ओछी राजनीति की बात है, वो ओछी राजनीति शुरुआत कहां से हुई? मतलब आज लाशों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का काम कर रही है। दूसरी बात ये, अब डीडीए की जिम्मेदारी की बात करें या एमसीडी की जिम्मेदारी की बात करें, डीडीए किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंडर में आता है, और एमसीडी किसके अंडर में आता है? भाजपा के अंडर में आता है, 15 साल शासन कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी से ये अंडर में कुछ नहीं आता। लेबर डिपार्टमेंट आपके अंदर आता है या नहीं? फायर डिपार्टमेंट आपके अंदर आता है या नहीं? आपने पिछले 5 साल में फायर डिपार्टमेंट को एक्सपेंड करने के लिए क्या काम किया, वो बताइए। एक काम बताइए ना, एक नया फायर स्टेशन पिछले 5 साल में, एक नया फायर स्टेशन दिल्ली में खुला। आप फायर डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा के, मैं नहीं लगा रहा, जिम्मेदार लोग, मैं नहीं लगा रहा, जिस डिपार्टमेंट कर्मचारी ने अपनी जान पे खेलकर, जिन्होंने जान बचाई है, नहीं लगा रहा, मैं लोगों को एहसान किया है, आसपास के घरों से आपने उनके लिए क्या किया? आपने उनके लिए क्या किया? आप उन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आपने उनके लिए क्या आप किया? उनकी काबिलियत पे, आप उनके काम पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए कि अगर आपका डीडीए, मैं आपकी तरह हिपोक्रेट नहीं हूं, मैं सच को सच कहता हूं, मैं मानता हूं कि मेरे यहां से गलती हुई है, मगर आप तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आपने दिल्ली को 5 साल में फायर की एक्सपेंशन पे अभी बात हुई, आपने क्यों नहीं पुरानी दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए छोटे छोटे फायर डेंटर्स डेवलप करवाए? अभी मैंने पिछली, आपको पहले भी एक छोटे फायर डेंटर गई है आपको मैंने एक और चैनल पर बताया। राकेश जी, मैं एक और बात आप देख लीजिएगा, आज हम इस आग की चिंता में बैठे हैं, बस आपकी मोटरसाइकिल नहीं पहुंच पाई। लाल किले से लेकर के, लाल किले लोगों को जल्दी से लेकर जाया जाता। राकेश जी, लाल किले से लेकर के फतेहपुरी तक वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो है, उसमें सैकड़ों कटरे कूचे गलियां आती हैं, और वो पिछले 1 वर्ष से इनकी सरकार ने एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए खोद के डाला हुआ है। कहीं से भगवान ना करे हमारे यहां कोई हादसा हो जाए
तो चांदनी चौक में फायर टेंडर अंदर आने की कोई जगह नहीं इन्होंने बनाई। ठीक है, अगर डीडीए अपना काम बखूबी नहीं कर रहा है और 6 साल से लोग बैठे हुए हैं तो जिम्मेदारी तय करें ना। ये तो डीडीए ने अगर अच्छा काम से तो ये अपनी जिम्मेदारी तय करें। अगर अच्छे तरीके से काम नहीं किया तो आप मानिए तो सही कि आपका पल्ला झाड़ने का है। राकेश जी, पल्ला झाड़ने का नहीं, मैं पूछ रहा हूं अगर इन्होंने खुद ही कहा है कि डीडीए काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आपको मानने का राइट्स नहीं है ना। 50-60 साल में डीडीए ने प्लानिंग ठीक से नहीं की तो इसको भंग कर दिया डीडीए को। क्यों भंग कर दे? भंग कर दो, बेहतर करेंगे, कब करेंगे? बेहतर करेंगे। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर पाए आप उस पर काम कर रहे हैं। ये आज जिन लोगों की जान चली गई पिछले 5 साल में क्या काम किया, जिन लोगों की जान चली गई, क्या डीडीए अपनी नाकामी छुपा के उसको वापस दे सकता है? अर्पित होटल के अग्निकांड के बाद आपके सत्येंद्र अगर एमसीडी में करप्शन में डूबा हुआ है, उनमें से बनने के लिए एक मिनट रुकिए और कुलदीप 1 मिनट रुकिए। आप लोग फिर आपस में लड़ने लगे। एक जो प्रवीण जी ने अच्छी बात बोली, कुलदीप उसका जवाब आप दीजिएगा। श्रम विभाग दिल्ली का आपके अंडर में है, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके अंडर में है, बिल्कुल ठीक है। क्या इन दोनों डिपार्टमेंट ने ठीक से काम किया? सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए सर ना। एनओसी नहीं थी तो कैसे फैक्ट्री ऑपरेट कर रही थी? क्या आपने रिक्वेस्ट किया कि उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए? देखिए, श्रम विभाग कैसे काम कर रहा था? वहां पर बच्चे भी काम कर रहे थे, उस पर समय रहते कैसे वहां पर बच्चे काम कर रहे थे? फैक्ट्री में किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए उस फैक्ट्री में बच्चे कैसे काम कर रहे थे? राकेश जी, मैं बता दूं, पहली बात, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए फायर डिपार्टमेंट की एनओसी लेनी होती है। अगर वो एनओसी उनके पास नहीं थी, वो ऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो एमसीडी की जिम्मेदारी बनती थी कि ग्राउंड लेवल से जो फैक्ट्री लाइसेंस और इंस्पेक्टर है, मैं यही कह रहा हूं, यही आप लोगों की सियासत है। कुलदीप, मैं यही कह रहा हूं, आप लोगों की सियासत है। आपके फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी ने एक मिनट आपके फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी नहीं दिया, इसके बावजूद फैक्ट्री चल रही थी, एमसीडी ने रोका नहीं, तो क्यों नहीं आज झंडा उठाकर चले गए साहब कि इस फैक्ट्री को बंद करो, इस फैक्ट्री को बंद करो? तब तो जब यहां पर सेलिंग होती है और दूसरी कार्रवाइयां होती है तो हर दल अपने हिसाब से, कभी मनोज तिवारी ताला खोलने जाते हैं, आपकी पार्टी अपने हिसाब से सियासत करती है। देखिए, मनोज तिवारी ताला खोले ताला थोड़े, वो उनका अपना विषय, वो क्या करते हैं उनका कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने आज भी इन मौतों के ऊपर भी राजनीति करने का काम किया, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का काम किया। आप क्या कर रहे हैं? वो भी संवेदन, उनके बयान के बाद अगर वो भी संवेदनशील से इसके मसले की बात करते तो शायद इसका कुछ हल निकल पाता। दूसरी बात आपने जो कहा है, देखिए मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूं कि एमसीडी की ग्राउंड लेवल एजेंसी है, एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है लोकल लेवल पे उनका इंस्पेक्टर सर्वे करता है, रिपोर्ट ऊपर सौंपता है। उसने ईमानदारी से अगर रिपोर्ट सौंपी होती, वो करप्शन में अगर नहीं फंसा होता, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं ये फैक्ट्रियां नहीं चल रही होती। सारी ईमानदारी नहीं करी, लेबर इंस्पेक्टर कर देता। लेबर इंस्पेक्टर ने बेईमानी क्यों करी, अब उसका जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं फैक्ट्री लाइसेंसिंग की लापरवाही पे, मैं बिल्कुल कोई डिफेंस नहीं कर रहा हूं, मगर आप मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर ने जो कोताही की उसके लिए आप उस पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं? हम तो निश्चित तौर पे इस पूरे मामले की जांच कराएंगे, जो भी इसमें लिप्त होंगे, जिस पे जो कार्रवाई होगी वो दिल्ली सरकार करने का काम दे रही। कुलदीप भाई, जो पता क्या चलेगा कौन कौन इसमें लिप्त है, वो तो पकड़े जाएंगे ना प्रवीण जी, वो लोग तो पकड़े जाएंगे ना। उनके ऊपर अगर एमसीडी के भी लिप्त होंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, अगर दिल्ली गवर्नमेंट के भी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो प्राइमरी, जो सबसे पहले अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो आपने खुद ही मान लिया, तो आप कह रहे हैं कि डीडीए में हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो डीडीए तो आपके नेतृत्व में काम कर रहा है, आपके हमारे एलजी साहब के नेतृत्व में काम कर रहा है, तो आप उसको जिम्मेदारी 6 वर्षों से सर 5 वर्ष से हमारे नेतृत्व में आया है। 5 वर्षों में आप नहीं कर पाए। इस सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, फिर मैं संजीव कौशिक जी का और तेवतिया जी का करूंगा। सुन लीजिए कुलदीप, ये सवाल आप दोनों लोग से हैं। अभी भी वहां पर कई सारी फैक्ट्रियां और हैं, जूते वहां पर बन रहे थे, वहां पर नोटपैड बन रहे थे, कुछ और सामान वहां पर बन रहे थे, और कुछ और इमारतों में ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं। आप दोनों लोग मुझे बता दीजिए, कल से दूसरी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, चलिए प्रवीण जी पहले आप। मुझे ऐसा लगता है हमारे नगर निगम को बहुत संवेदनशीलता से काम करते हुए, जहां जहां देखिए एक कैटेगरी होती है छोटी हाउस होल्ड इंडस्ट्री की, जहां 4-5 लोग काम करते हैं और छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, वैसे प्रोजेक्ट छोड़ करके बाकी सारे प्रोजेक्टों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने फिर सीधे से सवाल का सीधा जवाब आपने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कल से ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्या बिल्कुल होनी चाहिए, या फिर किसी और हादसे का इंतजार सिर्फ करने के लिए? बिल्कुल नहीं। नगर निगम के उस क्षेत्र के उपायुक्त की जिम्मेदारी लगनी चाहिए कि वो सारे काम छोड़ करके पहले ये काम पे लगे। चलिए कुलदीप जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, अगर किसी के फायर सेफ्टी नॉर्म्स की एनओसी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई बनेगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसको सर्वे के बेस पर जो भी सर्वे की रिपोर्ट उस पर तैयार होगी, कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं, किनके पास हाउस होल्ड का लाइसेंस नहीं है और कौन नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं, उनके ऊपर 100% निश्चित तौर पर कार्रवाई पहले भी होनी चाहिए था, अब भी आगे की जाएगी।
उस गली में आपको लगता है कि दूसरी फैक्ट्री अगर चल रही होगी तो उसके पास फायर का जो है वो एनओसी होगा, फायर डिपार्टमेंट का? नहीं, मुझे लगता नहीं कि नहीं होगा ना, तो बोलिए ना सीधे से। मैं गली में दूसरी फैक्ट्री होगी, उसे बंद करने जा रहे हैं, किया जाएगा, निश्चित तौर पे किया जाएगा। अगर कोई भी नॉर्म्स का उल्लंघन करेगा, अगर कहां से आ जाता है सर, अगर कहां से आ जाता है तो आप अपनी लिस्ट दे दीजिएगा, हम फैक्ट्री कौन कौन सी हम सील करा देंगे। ये लिस्ट बनाना हमारा काम है सर। ये लिस्ट बनाना हमारा काम है। वही तो किया, सहयोगी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि ऐसी फैक्ट्रियां वहां पर और चल रही है। उसी आधार पर ये सवाल मैंने आपसे पूछा, तो आप उसमें अगर मगर लेकर चले आते हैं, 100% मानने लगते हैं। अगर किसी की जान से खिलवाड़ करेगा तो उसको 100%। चलिए संजीव कौशिक के कमेंट किया जाएगा। ये लगता है कि स्थिति सुधरेगी क्या से? राकेश जी, यह मान लेने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जिम्मेवारी यदि आप किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक संस्था विशेष पर यदि आप डालना चाहेंगे, ये संभव नहीं है। सीधी सी बात है कि कपूर साहब जिस तरह से बता रहे हैं, डीडीए को फेल्योर मान रहे हैं। दूसरी चीज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एमसीडी के काम करने का तरीका क्या है और किस तरह से वसूली होती है और किस तरह से क्यों इस तरह के कार्य फलते फूलते हैं और इसके पीछे कारण क्या है। यह भी आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी से यदि पूछा जा रहा है तो फायर ब्रिगेड किसके जिम्मे में आती है? भाई आप बताएं, क्या उन्होंने एनओसी दिया था, नहीं दिया था तो क्या कार्रवाई की गई थी? तो ये एक नहीं कई कारण है, समग्र रूप से इसको देखने की जरूरत है। फिलहाल मैं मानता हूं कि जितने लोगों की जाने गई, ठीक है, मैं तेवतिया जी का उससे पहले एक बातचीत आई है जो वहां के डीएम है दिल्ली अग्निकांड को, वहां के डीएम अरुण मिश्रा ने बेहद दुखद हादसा करा दिया। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी ने, सुनिए। मिश्रा जी मौजूद हैं जो कि डीएम है और जांच का जिम्मा भी आपके पास ही है। सर आप बताएं कि अब तक पूरे मामले में क्या नजर आया, क्योंकि लापरवाहियां काफी सारी नजर आ रही है। देखिए, इतनी जैसे मैंने कई टीवी चैनल्स को बताया कि लापरवाहियां तो अब जांच के बाद पता, लेकिन इतनी बड़ी जब दुर्घटना होती है तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि कुछ नहीं और अनायास हो गई। ये कोई सुनामी नहीं था कि जिससे हम कहें कि प्रकृति का कोप था। ये मानव जनित त्रासदी थी और जब मानव जनित त्रासदी है तो उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। सर अभी तक आप अंदर गए होंगे, तमाम आपने चीजें देखी होंगी, परिजनों से भी बात आपकी हुई होगी, क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा या फिर कुछ डिमांड किया, कुछ मांग वगैरह की आपसे? देखिए, ऐसा इतनी दुखद घटना है ना, जिसके घर में मानवीय क्षति होती है, उस स्थितियों में कुछ होता नहीं, कुछ मांग कर सके। ये प्रशासन और शासन पे निर्भर करता है और उसकी एपैथी सिंपैथी पे निर्भर करता है कि वो कितना प्रोवाइड कराता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट बड़ी कमिटेड गवर्नमेंट है और सबसे बेहतर प्रयास कर रही है। सर 43 लोगों की इस दौरान मौत हुई है, क्या उनके शवों को भिजवाने का अरेंजमेंट किया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में हुआ नहीं है? क्या आपकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से अरेंजमेंट है कि अलग अलग स्टेट से लोग हैं वहां पर चले? देखिए, अलग स्टेट्स के रेजिडेंट कमिश्नर्स भी हमारे संपर्क में हैं, लेबर कमिश्नर भी हैं और जैसा भी उनके नेक्स्ट ऑफ किन जो है, उनके जो आश्रित हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट्स मिलकर उनको तय करेंगी। सर जो ये जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, लापरवाही तो ऑब्वियसली कई सारी होंगी, क्या दमकल विभाग की कोई एनओसी जो होती है वो उनके पास थी या एमसीडी की तरफ से कोई एनओसी थी? अगर ये थी तो सर कैसे ये सब चीजें हो पाई? देखिए, मैं इस मौके पे दुख की घड़ी में निगेटिव चीजों के कहने के बजाय एक तथ्य आप लोगों के संज्ञान में जरूर लाना चाहूंगा, नॉलेज में, कि हमारे 2 बहादुर फायर ऑफिसर्स ने 12 जानें बचाई। तो ये एक बहुत बड़ी अप्रिशिएबल घटना है। उन्होंने अपनी जान पे खेल के 12 जानों को अपने कंधों पे लाद के वो लाया, उनको बचाया। तो हम दिल्ली फायर सर्विस के कमेंडेबल एफर्ट्स हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से और सरकार भी उनको तारीफ करती है। जो यहाँ पर मृतक हुए, जिन लोगों की मौत हुई है, जरा उनके शवों को भिजवाने का अरेंजमेंट भी प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। कैमरा पर्सन अंकित कौशिक के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ये बात आपने सुनी है, हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी ने वहां के डीएम से बातचीत की थी। तेवतिया जी, ये पूरी बातचीत भी आपने सुनी और निश्चित तौर पर जो फायर फाइटर्स पहुंचे थे उनका प्रदर्शन वहां पर काबिले तारीफ रहा है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर वहां पर लोगों की जान बचाई है। खासतौर पर राजेश शुक्ला की अगर बातचीत करें, एक तो जो लड़ाई आपको इन दोनों पार्टियों में दिखती है, आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में कोई नियमों का पालन करवा पाएगा? देखिए, ये तो अब पॉलिटिकल डिबेट है, हो गई है 2 पार्टियों के बीच में। मैं तो एज ए फायर सेफ्टी एक्सपर्ट बात करना चाहूंगा दूसरी चीजों पर। इस बिल्डिंग में जो मौत हुई है, आप देखिए, वो फायर डिपार्टमेंट तो बाद में पहुंचता, पहले आप देखिए वो रास्ता ही बंद था। अगर वो रास्ता खुला होता तो शायद वो सारे लोग बाहर निकल सकते थे और एक भी जान नहीं जाती। तो हमें इस बात की जरूरत है, हर जगह, हर बिल्डिंग में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि आग लगने की स्थिति में लोग वहां से जल्दी बाहर निकल सकें। ये जागरूकता की भी होनी चाहिए। इनफैक्ट सुरक्षा के मामले में दुर्भाग्य से हमारे देश में जागरूकता के लिए लोग बड़े उदासीन हैं। अपनी सुरक्षा खुद नहीं मतलब देखते कि भाई आप किसी अनजान बिल्डिंग में जाते हैं,
कहीं जाते, आप क्या आप देखते हैं कि भाई अगर यहाँ आग लग जाएगी तो मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से? बिल्कुल। क्या कभी सोचते हैं आप इस बारे में? हम बहुत सारी अनजान बिल्डिंगों में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए कि कोई हादसा हो तो मैं कैसे वहां से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता जो है ये बहुत इसको कम कर सकती है। बिल्कुल जागरूक होने की जरूरत है और निश्चित तौर पर, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी तो सरकारों की बनती है जो वोट तो मांगती हैं, लेकिन उसके बाद जब जिम्मेदारियों को निभाने की बातचीत आती है उन जिम्मेदारियों से पीछे हटकर मुसीबत के समय में सिर्फ दोषारोपण करती है। फिलहाल वक्त इतना ही है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।